हेलो बच्चों, आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग। निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र के लिए अथवा विद्युतीय तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र अथवा विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। देखिए, इसको कहते हैं कि निरक्षीय स्थिति में हम लोगों को विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले हम एक विद्युतीय द्विध्रुव लेंगे। मान लीजिए कि आपका ये जो है एक विद्युतीय द्विध्रुव है, आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए पर माइनस क्यू चार्ज है, ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 होता है, तो हाफ डिस्टेंस जो हो जाएगा वह एल हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि निरक्षीय स्थिति में पॉइंट पी है, तो इसके लंबवत समद्विभाजक रेखा पर होगा। तो लंबवत समद्विभाजक रेखा का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर इस पॉइंट पर होगा और इसकी दूरी क्या होगी, ये आर होगी। अब पॉइंट जो पी है इसको हम मिला देते हैं बी से और फिर पॉइंट पी को मिला देते हैं बी से। देखिए, यहां पर ये आर डिस्टेंस है और यहां पर ये एल है। तो यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आर है और ये एल है, तो इसका कर्ण का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर वही बात यहां पर भी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया, ये पॉइंट पी है। अब पॉइंट पी पर क्यू चार्ज है, बी पर क्यू चार्ज है और यहां पॉइंट पी पर विद्युतीय तीव्रता का मान निकलना है। क्योंकि यहां पर एकांक आवेश है, एकांक धन आवेश है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो इसका जो विद्युतीय तीव्रता की दिशा हो गई E1 का, वो इधर हो जाएगा, E1। ठीक। अब देखिए, पॉइंट पी पर प्लस एक चार्ज है और पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज है। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर देखिए, इसका डायरेक्शन जो है इधर हो जाएगा। ये बी से पी की तरफ था और ये पी से बी की तरफ हो गया। ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा इनके बीच से जाएगा और उसको ई से डिनोट किया जाएगा, ई से। ये आपका E2 हो गया और ये आपका E1 हो गया। ठीक है। अब नहीं तो इसी को E1 मान लीजिए, इसी को E1 मान लीजिए और इसको E2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर E मिलेगा। अब जो आपका E1 है, इसको दो लंबवत समद्विभाजक माने दिशाओं में वियोजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब जानते हैं किसी भी सदिश राशि को दो लंबवत दिशाओं में बांटा जा सकता है। तो अगर E1 को बांटेंगे तो एक मिलेगा E1 cos थीटा और दूसरा मिलेगा E1 sin थीटा। E1 का एक घटक यहां पर मिलेगा, यहां पर ये जो घटक मिलेगा इसका नाम और इधर जो मिलेगा इसका नाम, इन दोनों में अंतर रहेगा। ये जो ये मिलेगा इसको cos थीटा, ये sin थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, है ना। देखिए, इसका जो मान होगा आपको लिखेंगे हम E1 sin थीटा हो जाएगा। अब फिर देखिए, और ये जो लाइन मिलेगा इसका नाम हो जाएगा E1 cos थीटा।
अब इस E2 को भी दो दिशाओं में हम लोग वियोजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो बांटेंगे तो आपका एक टर्म ये मिल जाएगा और दूसरा टर्म ये मिल जाएगा इधर। तो ये आपका हो जाएगा E2 साइन थीटा और दूसरा जो टर्म मिलेगा ये आपका हो जाएगा E2 cos थीटा। यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, तो निश्चित ही यहां पर जो एंगल बनेगा वह 2 थीटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के मान के बराबर होता है। ये थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। फिर से इस बात को समझते हैं, हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र अथवा विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तो ए भी हम एक विद्युतीय ध्रुव लेते हैं। ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है। फिर इसके बाद देखिए मध्य बिंदु O से R दूरी पर P एक पॉइंट है जहां पर हम लोगों को विद्युतीय क्षेत्र अथवा विद्युतीय तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग B से P को मिला दिए, फिर A से B को मिला दिए। यहां पर ये जो दूरी है यह L है और यहां से यहां की दूरी क्या है, ये R है। तो ये R है और L है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, √R² प्लस L²। ठीक है। अब देखिए A पर माइनस क्यू चार्ज है और B पर +1 चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल जो लगेगा वह जो है E1 की डायरेक्शन P से B की ओर हो जाएगा। और देखिए B और P के बीच यहां पर भी धनावेश है, यहां पर भी एकांक धनावेश है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब E1 को दो भागों में बांट दिए हम। तो दो भागों में जब हमने बांटा E1 को, एक मिला E1 साइन थीटा, दूसरा क्या मिला, E1 cos थीटा। किसी भी सदिश को दो भागों में बांटा जाता है, एक साइन थीटा के पद में, दूसरा cos थीटा के पद में। फिर अब हम E2 को लेते हैं, तो E2 का भी एक टर्म हो जाएगा E2 साइन थीटा, दूसरा E2 cos थीटा। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये बातें हो गई। अब जो है चूंकि E2 साइन थीटा है और E1 साइन थीटा है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अगर E1 और E2 का मान बराबर हो जाए और विपरीत हो जाए तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर विपरीत होने पर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निष्फल कर देंगे। तो केवल एक ही बल एक ही दिशा में लगेगा, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका रिजल्टेंट का मान निकल आएगा। तो अब जो है हम लोग यहां पर मान जो प्राप्त किए हैं, AP बराबर BP बराबर √R² प्लस L², √R² प्लस L²। अब देखिए इसके बाद बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, इसके कारण पॉइंट P पर कितना विद्युतीय क्षेत्र होगा, विद्युतीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र जो होता है E1 निकालते हैं। E1 बराबर आ जाएगा आपको -q बटे में 4πε0 AP²। ठीक है। इसकी दिशा किधर होगी भाई, P से A की तरफ होगी, P से A की तरफ हो जाएगी, P से A की तरफ। जब P से A की तरफ हो जाएगी और इसका मापांक लेंगे E1 का, तो माइनस जो है वो किसमें बदल जाएगा, प्लस में। तो Q बटा में 4πε0 AP²। AP का मान जो है √R² प्लस L²। जब मान रख देंगे तो Q बटे में 4πε0 √R² प्लस L² का होल²। कट गया तो Q बटे में 4πε0 R² प्लस L² हो गया आपका ये टर्म, ये E1 का मान हो गया। अब जो है आपको इसी तरह से B पर जो Q आवेश है, तो P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो E2 का मान निकालेंगे। E2 का मान तो आपका E2 जो निकलेगा, E2 का मान निकालेंगे तो E2 बराबर आ जाएगा बिल्कुल वही Q बटा में 4πε0, दोनों का दूरी सेम ही है,
जितना इतना है उतना ही है, बीपी स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा? बी से पी की तरफ, बी से पी की तरफ इसका दिशा होगा। हम अपांक ले लेंगे हम लोग, तो E2 बराबर आपका आ जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीपी का मान कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो आपका ये मान Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान प्राप्त हो गया, है ना। तो देखिए E1 का मान और E2 का मान, दोनों का मान बराबर है परिमाण में, भले दिशा में अंतर है लेकिन परिमाण में इन दोनों का मान क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर E1 के भी दो भाग किए गए हैं, एक E1 साइन थीटा और एक E1 कॉस थीटा। E2 के भी दो भाग किए गए हैं, एक E2 साइन थीटा और एक E2 कॉस थीटा। तो देखिए E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, ये जो आपके घटक दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत हैं। जब बराबर और विपरीत बल लगेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को निष्फल कर देंगे। तो ये वाला फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो केवल एक ही दिशा में बल लगने वाला है, एक E1 cos थीटा और एक E2 cos थीटा। इसी से हम लोग बिंदु P पर लगने वाले विद्युतीय क्षेत्र का परिणाम को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम इस भाग पार्ट को हटाते हैं, मिटाते हैं और आपको बताते हैं कि बिंदु P पर लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। साइन थीटा वाला पद तो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। E1 और E2 क्या है? बराबर है। आप देख सकते हैं कि चूंकि E1 का मान जो है E2 के मान की क्या है? बराबर है। तो चाहे E1 लिखे चाहे E2 लिखे, जब बराबर मान है तो सेम ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा बराबर 2E1 cos थीटा। ठीक है। अब चित्र की ज्यामिति देखिए, चित्र की जो ज्योमेट्री बनाई गई है, चित्र आपका यही था ना। यहां पर ये पॉइंट P था, यहां दूरी R थी, ये L थी, और ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था। अब देखिए यहां पर हम लोग cos थीटा का बन, यहां 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहां थीटा बन रहा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये आधार होता है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि L बटा में आधार हो गया, कर्ण का मान कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos थीटा का मान हो गया। E1 का मान हम ऊपर निकाले हैं, तो E1 का मान और cos थीटा का मान हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 में रखते हैं E1 का मान और cos थीटा का मान। cos थीटा का मान इस त्रिभुज से ही निकला है। cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, L बटा में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस मान को हम यहां पर पुट करते हैं, मान को रखते हैं, तो आपका E बराबर हो जाएगा, चूंकि आपका मान हो जाएगा 2। E1 का मान कितना था भाई? Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा का मान कितना आया है? अभी निकाले हैं, L बटा में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तब इसके मान को रख दीजिए यहां पर, तो हो जाएगा L बटे में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए ये टर्म बन गया, इसको सजाएंगे हम तो हो जाएगा 2Q इंटू 12 हो जाएगा। नहीं, Q पहले लिख देते हैं, 12 को बाद में लिख देते हैं, Q इंटू 10। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात क्या है? 1 है, और अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका घात कितना है? 1/2। इसका घात 1 है, इसका घात 1/2 है। 1/2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, है ना। 3/2 हो जाएगा।